नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिसेलेक्स पर। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का करंट अफेयर। और ये करंट अफेयर हो जाता है जनवरी और फरवरी का, यानी लास्ट 2 मंथ का ये करंट अफेयर हो जाता है। और ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं आपको आपकी परीक्षाओं में देखने को। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पिछले 2 महीने में उत्तर प्रदेश स्पेशल से, वो सब आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो उत्तर प्रदेश स्पेशल से, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मस्जिद का निर्माण शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जो मस्जिद है, जो बाबरी मस्जिद के स्थान पर मस्जिद बनाई जानी है और उसका जो निर्माण शुरू किया गया है, तो उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम आपसे पूछा गया है, क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ये हो जाता है उस मस्जिद का नाम। और ये उसका डिजाइन है, यहाँ आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से, इस तरह का जो है उसका डिजाइन हो जाता है मस्जिद का। और यहाँ हम बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। अयोध्या के पास धन्नीपुर में, ये आपसे पूछा जाएगा अयोध्या के पास ये कहाँ बन रहा है। तो अयोध्या के पास धन्नीपुर में बनने वाली इस मस्जिद के प्रोजेक्ट की देखरेख कर रहे इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, IICF इसको कहा जाएगा। इसके अधिकारी हो जाते हैं हाजी अराफत शेख। उन्होंने बताया कि मस्जिद का जो नाम है वो पैगंबर मोहम्मद के नाम पर मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से आपके क्वेश्चन अगली परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद कितने दिवसीय महामंडल उत्सव शुरू हुआ था? कितने दिवसीय शुरू हुआ था ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है आपका 42 दिन का। 42 दिन का जब अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसके बाद 42 दिवसीय महामंडल उत्सव शुरू किया गया था अयोध्या राम मंदिर में। और ये हो जाता है प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में 42 दिवसीय महामंडल उत्सव शुरू किया गया था। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं के लिए हो जाते हैं इंपोर्टेंट, यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में 19,100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का अनावरण किया गया? तो ये किया गया है आपका बुलंदशहर में। 19,100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का जो अनावरण है, ये किया गया है आपका बुलंदशहर में। और ये हो जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परियोजना का उद्घाटन करते हुए। इंपोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इसका जो उद्घाटन है ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, इसलिए ये इंपोर्टेंट हो जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। ये परियोजनाएं शहरी विकास और आवास के साथ साथ रेल, सड़क, तेल और गैस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर फैली हुई है। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेश के किन जिले में HPCL के बायोगैस आधारित CBG संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है इसका उद्घाटन, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और HPCL के बायोगैस आधारित CBG संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया है बदायूं में, बदायूं जिले में किया गया है इसका उद्घाटन। और ये हो जाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करते हुए। बात करेंगे इससे भी बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदायूं में HPCL के अग्रणी कंपेस्ट बायोगैस यानी CBG संयंत्र का अनावरण किया है। ये पूछा जाएगा कहाँ किया है, तो ये किया गया है बदायूं में। किसके द्वारा किया गया है? तो योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस शहर में पहली जल मेट्रो सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है? जल मेट्रो सेवा शुरू की गई है, ये कहाँ शुरू की गई है जल मेट्रो सेवा? तो ये हो जाती है आपकी अयोध्या में। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर ये सेवा शुरू की गई है और ये पहली हो जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। अयोध्या में वाटर मेट्रो सेवा गुप्तार घाट से संत तुलसीदास घाट के बीच में शुरू हो गई है। और इन दोनों घाटों के बीच की जो दूरी है वो है 14 किलोमीटर। और ये जहाज ये किससे चलने वाली है मेट्रो? ये आपका बिजली से चलेगी। एक बार चार्ज करने पर ये 1 घंटे तक कार्य कर सकती है। और ये AC जहाज है, इसमें एक बार में 50 यात्री को ले जाने की सुविधा हो जाती है। घाट में आसान और तेज चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए गए हैं।
ये आप देख सकते हैं किस तरह से जो है इनकी चार्जिंग यहाँ दिखाई गई है। इस तरह से इनकी चार्जिंग यहाँ हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किसान मेले का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? किसान मेले का उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है लखनऊ। लखनऊ में किसान मेले का उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और सीएम योगी ने लखनऊ के पिकनिक स्पॉट रोड पर केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान में आयोजित किसान मेले का उद्घाटन किया है। इसमें योगी जी ने मेले में एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया और विशेष रूप से मेले में 15 से अधिक राज्यों के 4000 से अधिक किसानों ने भाग लिया था। ठीक है, 15 से अधिक राज्यों से आ जाते हैं 4000 के आसपास किसान। और औषधीय पौधों की खेती करने वाले किसानों के लिए एक अरोमा मिशन भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये हो जाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फरवरी 2024 में वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान शुरू किया गया है। फरवरी 2024 में किया गया है ये शुरू, वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान। तो ये शुरू किया गया है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान शुरू किया गया है फरवरी 2024 में। और ये फाइलेरिया उन्मूलन के लिए जो है इसका उद्घाटन किया गया है। यूपी सरकार ने राज्य से फाइलेरिया को खत्म करने के लिए 5 से 15 फरवरी तक वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान शुरू किया था। और सरकार का लक्ष्य है 2027 तक राज्य से फाइलेरिया को बिल्कुल खत्म कर देना। और यह अभियान यूपी के 17 फाइलेरिया स्थानिक जिलों को लक्षित करेगा, जिसमें स्वास्थ्यकर्ता जो है पूरी आबादी को फाइलेरिया रोकथाम की दवा देने के लिए घर घर जाएंगे। घर घर जाकर जो है इस अभियान को चलाया जाएगा। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी किस शहर में 3 दिवसीय क्षेत्रीय कृषि मेले का आयोजन कर रहा है? तो ये किया जा रहा है शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये 3 दिवसीय क्षेत्रीय मेले का आयोजन कर रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये हो जाता है क्षेत्रीय कृषि मेला 2024। और बात करेंगे इससे बनने वाले इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में। ICAR यानी भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी शाहजहांपुर में 3 दिवसीय मेगा क्षेत्रीय कृषि मेले का आयोजन कर रहा है। और मेले में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के कृषि एवं कल्याण मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी हो जाएंगे। ये हो जाएंगे इसमें अतिथि। फरवरी 2024 में ही उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है? कितने करोड़ रुपए का बजट हो जाता है? और ये हो जाते हैं मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करते हुए। तो ये हो जाता है आपका 7,36,434.71 करोड़ का बजट पास किया गया है उत्तर प्रदेश का। बजट से आपके काफी क्वेश्चन बनते हैं और बजट के क्वेश्चन की एक वीडियो हमने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। अगर वो आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। बजट से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सब आपको मिल जाएंगे उसी में। बात करेंगे यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सर्व समावेशी बजट की घोषणा की है। बजट का कुल परिव्यय ये फिगर आपसे पूछ ली जाएगी। 7,36,437.71 करोड़ का ये बजट हो जाता है। और वित्त वर्ष 25 के लिए यूपी का बजट भगवान राम को लोक मंगल के लिए समर्पित है। ये कहा गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। उत्तर प्रदेश बजट के 2024-25 में कितने करोड़ के राजकोषीय घाटे का अनुमान है? ये राजकोषीय घाटे का जो अनुमान है ये क्वेश्चन आया था आपका आरओ की परीक्षा में। पिछली परीक्षा में भी आपको देखा गया जो 11 फरवरी में आपकी परीक्षा हुई है, राजकोषीय घाटा उसमें पूछा गया था। और उसका जो आंसर है वो लगभग 84 के आसपास जो है इसका आंसर हो जाता है। फिलहाल बात की गई है 24-25 में राजकोषीय घाटे का अनुमान। तो ये हो जाता है 86,530.51 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटे का अनुमान हो जाता है। और यहाँ दिखाया गया है बजट में राजकोषीय घाटा 86,530.51 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.46% हो जाता है। ये परसेंटेज भी आपसे पूछी जा सकती है और ये भी आपसे जो है फिगर पूछ ली जाती है। भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा हवाई अड्डों के साथ पहले नंबर पर आता है? सबसे ज्यादा हवाई अड्डे किस राज्य में है भारत के? तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हवाई अड्डे हो जाते हैं
भारत के। उत्तर प्रदेश में 21 हवाई अड्डों वाला जो है पहला राज्य बनने के लिए तैयार है उत्तर प्रदेश। और 2014 में उत्तर प्रदेश में केवल 6 हवाई अड्डे हुआ करते थे। फिलहाल की बात करेंगे तो ये अब 21 हवाई अड्डे हो जाते हैं उत्तर प्रदेश में। और ये सबसे नंबर 1 पर आ जाता है भारत में। इससे ज्यादा हवाई अड्डे किसी राज्य में नहीं है। देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य आपसे पूछा गया है। तो पहला राज्य ही हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाते हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश ने गहरी रुचि और कई प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए समर्पित सेमीकंडक्टर नीति बनाई है। एनटीपीसी के द्वारा अयोध्या सौर परियोजना में कितने मेगावाट की इकाई चालू की गई है? अयोध्या सौर परियोजना में कितने मेगावाट की इकाई चालू की गई है एनटीपीसी के द्वारा? ये आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ये हो जाता है आपका 14 मेगावाट की अयोध्या सौर परियोजना शुरू की गई है 14 मेगावाट में। बात करेंगे इससे बनने वाले इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में। एनटीपीसी लिमिटेड की सहायक कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अपनी अयोध्या सौर फोटोवोल्टिक परियोजना 14 मेगावाट क्षमता चालू कर दी है। और यह परियोजना उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही है। किसके द्वारा विकसित की जा रही है? ये की जा रही है ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। और 40 मेगावाट की बड़ी परियोजना का ये हिस्सा मानी जाती है। इस कमीशन के साथ एनटीपीसी समूह की जो कुल स्थापित वाणिज्य क्षमता है वो हो जाती है 73,888 मेगावाट की। और इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रदेश में बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसके साथ समझौता हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ समझौता हस्ताक्षर किए हैं प्रदेश में बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए? तो ये किए गए हैं आईआईटी रुड़की के साथ। ठीक है। और आईआईटी रुड़की के साथ बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने हस्ताक्षर किए हैं। यूपी की योगी सरकार बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। और एमओयू का उद्देश्य है कि जन हानियों की संख्या को कम करना। जो भी आपकी जो भी आपकी लोगों को समस्याएं होती है उसको जो है कम करना है। और आपदा आने से पहले ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की सुविधा भी प्रदान करना। ये उद्देश्य हो जाता है जो आईआईटी रुड़की के साथ समझौता हुआ है यूपी सरकार का। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा कन्या सुमंगला योजना के तहत अनुदान 15,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? कन्या सुमंगला योजना ये उत्तर प्रदेश की योजना है और इसमें अनुदान मिलता था पहले 15,000 रुपए। और अब कितना कर दिया गया है 15,000 से बढ़ाकर? तो 15,000 से ये कर दिया गया है 25,000 रुपये। ठीक है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला ये योजना हो जाती है 25,000 रुपए इसकी अनुदान राशि हो जाती है वर्ष 2024 के बाद। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत अनुदान अप्रैल से शुरू होकर प्रति लाभार्थी 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपसे पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया है? कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया है। तो ये किया गया है संभल जिले में। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में किया गया है। और ये हो जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करते हुए। ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको शिलान्यास किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया है। और श्री कल्की धाम का जो निर्माण है वो कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। जिसके आपसे पूछे जाएंगे अध्यक्ष, तो अध्यक्ष हो जाते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन, इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। हाल ही में किसके द्वारा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का उद्घाटन किया गया है? किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन भी किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। बात करेंगे इससे बनने वाले इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के मौके पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। उसका दौरा भी किया है, उसका उद्घाटन भी किया है। तो ये हो जाते हैं इसका उद्घाटन करते हुए। और उत्तर प्रदेश एआई विकास के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है। एआई की बात करेंगे तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाता है। और इसके आलोक में लखनऊ में एआईटी सिटी स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 26 फरवरी को 100 एकड़ में फैली
दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी गोला बारूद सुविधा का उद्घाटन भी किया है। ठीक है, ये भी आपके लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश में 36वें वार्षिक पुष्प शो की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? 36वें पुष्प शो की मेजबानी की गई है, तो ये कहां पर की गई है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये की गई है नोएडा में। नोएडा में इसकी जो है प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और ये हो जाता है नोएडा फ्लोर शो 2024। बात करेंगे इससे भी बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। नोएडा का वार्षिक पुष्प शो शुरू हुआ, जिसमें रामलीला मैदान में 70 फूलों की किस्मों का प्रदर्शन किया गया है। इसकी थीम आपसे पूछी जाएगी, तो इसकी थीम है फूल के रूप में स्टॉक पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, फूल के रूप में स्टॉक। प्रदर्शनी में बच्चों के लिए रोपण और खाद बनाने पर कार्यशालाएं और खाद स्टॉल भी लगाए गए थे। इसमें निःशुल्क प्रवेश था, ये भी इंपॉर्टेंट है। बागवानी प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक शो और सामाजिक मुद्दों पर नुक्कड़ नाटकों के साथ 80 स्टॉल भी लगाए गए थे। उत्तर प्रदेश में किस शहर में संसद संस्कृत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? संसद संस्कृत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, तो ये किया गया है आपका वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में संसद संस्कृत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। ये हो जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांस्कृतिक विरासत और युवा सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते वाराणसी में संसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं का सम्मान किया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के लिए एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन का जो परियोजना का उद्घाटन है, किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है राजनाथ सिंह जी के द्वारा। ठीक है, ये हो जाते हैं आपके राजनाथ सिंह इसका उद्घाटन करते हुए। बात करेंगे इसके बारे में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के लिए लखनऊ नगर निगम के साथ साझेदारी में लखनऊ स्वच्छता अभियान द्वारा एक नई एकीकृत परियोजना का उद्घाटन किया है। नई परियोजना का उद्घाटन किया है और अडानी समूह के द्वारा देश के पहले गोला बारूद विनिर्माण परिसर का अनावरण उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? पहला हो जाता है ये अडानी समूह के द्वारा और ये निजी क्षेत्र में हो जाता है पहला। पहला गोला बारूद विनिर्माण परिसर का अनावरण उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो ये हो जाता है आपका कानपुर में। कानपुर में किया गया है इसका उद्घाटन। बात करेंगे इससे बनने वाले इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में। अडानी समूह ने यूपी के कानपुर में देश का पहला हो जाता है, इसलिए इंपोर्टेंट भी हो जाता है, गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का अनावरण किया है। अडानी ग्रुप ने यूपी में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च कर दिया है और ये हो जाता है आपका अडानी ग्रुप। ठीक है, ये अडानी ग्रुप हो जाता है और इसमें डिफेंस एंड एरोस्पेस ये हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है, तो ये किया गया है आपका मथुरा में। उत्तर प्रदेश के मथुरा में ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। ये हो जाते हैं इसका उद्घाटन करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एक हो जाते हैं आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मथुरा के वृंदावन में शविंद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। ये नाम आपको याद रखना, इससे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। देश में पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल वृंदावन में खोला गया है और स्कूल का नाम जो है ये संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल है, जो कि रेजिडेंशियल स्कूल है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ रहने और खाने की सुविधा भी दी जाएगी, ओनली फॉर गर्ल्स। हाल ही में चर्चाओं में रहा तुलसीदास का जन्म स्थान किस जनपद से संबंधित है? तुलसीदास का जन्म आपसे पूछा गया है, किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाता है चित्रकूट से। चित्रकूट से संबंधित हो जाएगा तुलसीदास जी का जन्म स्थान। उत्तर प्रदेश सरकार ने चित्रकूट जिले के राजापुर गांव को विकसित करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने चित्रकूट जिले के राजापुर गांव को विकसित करने का निर्णय लिया गया है और यह संत और कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म स्थान माना जाता है। इन्होंने 16वीं शताब्दी में रामचरितमानस की रचना
की थी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। हाल ही में किस राज्य में आपदा की चेतावनी हेतु राहत वानी केंद्र का उद्घाटन किया गया है? राहत वानी केंद्र का उद्घाटन किया गया है, तो ये किया गया है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और ये हो जाता है इनके मीटिंग करते हुए राहत वानी केंद्र की। बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। हाल ही में राज्य के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर पांडे ने राज्य में बहु खतरे परिदृश्य से निपटने के प्रयास के तहत एक आपदा पूर्व चेतावनी केंद्र यानी राहत वानी केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और इसके पीछे का जो उद्देश्य है वो आम जनता को संभावित प्राकृतिक आपदाओं के बारे में कम से कम 30 मिनट पहले या 1 घंटे पहले जो है उनको बता देना। ठीक है, उनको सचेत करना ताकि वो अपनी सुविधा कर लें या फिर उनको दूसरे स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सके। उत्तर प्रदेश में बन रहे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किस वर्ष तक पूरा हो जाएगा? ये लक्ष्य रखा गया है सरकार के द्वारा। तो ये हो जाता है वर्ष 2024 तक। 2024 तक गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी लंबाई आपसे पूछी जाएगी, 594 किलोमीटर ये लंबा हो जाता है। लागत आपसे पूछी जाएगी तो 36,200 करोड़ रुपए की लागत हो जाती है गंगा एक्सप्रेसवे की। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे के औद्योगिक विकास प्राधिकरण को गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया है। इस वजह से क्योंकि 2024 के अंत तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और गंगा एक्सप्रेसवे मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के बाद देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भी हो जाएगा। लंबाई आपको हमने बता दी है, 594 किलोमीटर की हो जाती है इसकी अनुमानित लंबाई। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय के द्वारा नाबालिगों के गाड़ी चलाने की अनुमति देने वाले माता पिता के लिए कितने रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है? कितने रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा अगर माँ बाप बच्चों को, नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए देते हैं? तो ये हो जाता है 25,000 का उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, 25,000 का उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। उसके साथ साथ नाबालिगों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के प्रयास में उत्तर प्रदेश सरकार ने नाबालिगों को गाड़ी चलाने की अनुमति देने वाले माता पिता को या फिर उनके जो वाहन मालिक होते हैं उन पर 3 साल की कैद हो सकती है या फिर आपको 25,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान, और ये सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। अगर आप बच्चों को, नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए देते हैं तो आपको 3 साल की कैद हो सकती है और 25,000 का जुर्माना भी आप पर लगाया जा सकता है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल पंजीकृत एमएसएमई उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है? तो एमएसएमई की हिस्सेदारी आपसे पूछी गई है, कितनी हो जाती है? तो ये हो जाती है 9% की हिस्सेदारी हो जाती है देश में कुल पंजीकृत एमएसएमई उत्तर प्रदेश की। रियल्टी कंसल्टिंग फर्म यानी सीबीआरई साउथ एशिया और रियल एस्टेट डेवलपमेंट एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल पंजीकृत एमएसएमई में 9% की हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के रूप में शीर्ष 3 राज्यों में उभरा है। ठीक है, शीर्ष 3 राज्यों में आ जाता है उत्तर प्रदेश एमएसएमई प्रतिशत में। और उत्तर प्रदेश में कई शहर एमएसएमई क्लस्टर के रूप में उभरे हैं, जिनमें आगरा हो जाएगा, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, ये हो जाते हैं जो एमएसएमई क्लस्टर के रूप में उभरे हैं उत्तर प्रदेश के जिले। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में उत्तर प्रदेश के कितने शहरों ने 3 स्टार रेटिंग अर्जित की है? कितने शहरों ने 3 स्टार रेटिंग अर्जित की है? तो उत्तर प्रदेश के हो जाते हैं 8 शहर जिनको 3 स्टार रेटिंग दी गई है, और ये हो जाते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में प्रयागराज और वाराणसी को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया है। लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, अलीगढ़, झांसी और फिरोजाबाद सहित 8 शहरों ने 3 स्टार रेटिंग अर्जित की है। और नोएडा की बात करेंगे तो नोएडा ने 5 स्टार रेटिंग अर्जित की है। ये आपसे पूछा जाएगा, नोएडा को कौन सी स्टार रेटिंग मिली है? तो 5 स्टार रेटिंग मिल जाती है नोएडा को।
और उत्तर प्रदेश के कई शहर अब 7 स्टार रेटिंग की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, कई शहर हो जाते हैं जो 7 स्टार रेटिंग की ओर बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के अनुसार उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कितने ट्रिलियन पहुंचने की ओर अग्रसर है अर्थव्यवस्था? तो ये हो जाता है 1 ट्रिलियन की जो है इकोनॉमी बनने की तरफ आपकी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था हो जाती है। बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और राज्य में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने की ओर ये अग्रसर हो जाता है। ठीक है, 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी इसको बनाने के लिए अग्रसर हो जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा अयोध्या आने वाले भक्तों और पर्यटकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? जो भक्त आएंगे अयोध्या में और उनके लिए उनकी सुविधा को देखते हुए एक ऐप लॉन्च किया गया है। उस ऐप का नाम आपको बताना है। तो उस ऐप का नाम हो जाता है दिव्य अयोध्या ऐप। और अयोध्या जाने से पहले डाउनलोड कर लें ऐप, इससे मिलेगी राम मंदिर से जुड़ी आपको हर जानकारी। बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यटन पर केंद्रित एक मोबाइल ऐप दिव्य अयोध्या ऐप, ये नाम आपको याद रखना है, दिव्य अयोध्या ऐप लॉन्च किया है, जिसे अयोध्या आने वाले भक्तों और पर्यटकों के लिए नेविगेशन अनुभव को बढ़ावा देने हेतु डिजाइन किया गया है। वहां आपको पता चल जाएगा कौन सा होटल नजदीक है और कहाँ जो है खाने की सुविधा है, कहाँ पर रहने की सुविधा है, वो सब चीजें जो है आपको पता चलती रहेंगी उस ऐप के माध्यम से। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य लोगों को गरीबी से निकालने में अग्रणी रहा है? गरीबी से निकालने में अग्रणी रहा है तो ये भी आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश। और यूपी में पिछले 9 सालों में 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। नीति आयोग द्वारा जारी पेपर भारत में बहुआयामी गरीबी 2005-6 के अनुसार उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्षों में बहुआयामी गरीबी से अधिकतम संख्या में लोगों को बाहर निकालने में राज्य के बीच अपना नेतृत्व बनाए रखा है। बात करेंगे नीति आयोग की, तो योजना आयोग के स्थान पर इसको लाया गया था और 1 जनवरी 2015 को एक नए संस्थान नीति आयोग द्वारा इसको प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा ईडा, यूपी सीडा और यूपी ईडा के विस्तार के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है और इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? ईडा, यूपी ईडा और यूपी एडा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका 2940 करोड़ रुपए। ठीक है, इसकी मंजूरी दी गई है। और बात करेंगे इससे बनने वाले इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक निकायों, यमुना एक्सप्रेसवे और औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा, यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपी सीडा और यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपी एडा के लिए 2940 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ये फिगर आपको याद रखनी है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और बात करेंगे ईडा, यूपी ईडा और यूपी सीडा की फुल फॉर्म की, तो यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण हो जाता है, ये हो जाती है आपकी ईडा। यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये यूपी एडा हो जाती है और यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये आपका हो जाता है यूपी सीडा। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन कब हुआ है? कब हुआ है प्रतिष्ठा का आयोजन? तो ये हो जाता है 22 जनवरी 2024 को। 22 जनवरी को हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के महत्व पर जोर देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह बहुप्रतिष्ठित समारोह उत्तर प्रदेश को अपनी आतिथ्य और संस्कृति से परिचित कराने का एक अवसर हो जाता है। ठीक है, और ये हो जाते हैं उसमें जो आपकी लगी है 51 इंच की मूर्ति। ठीक है, इसकी हाइट आपसे पूछ ली जाएगी तो 51 इंच की ये हो जाती है। और ये इस तरह की जो है वहां पर जो है कलाकृतियां दिखाई गई हैं मंदिर के अंदर। और आम जनता के लिए जो है ये हो जाता है 23 जनवरी से आम जनता के लिए खोला गया है। प्राण प्रतिष्ठा हुई है 22 जनवरी को और 23 जनवरी से ये आम जनता के लिए खोल दिया गया है। ऊंचाई आपसे पूछी जाएगी प्रतिमा की, तो ये हो जाती है 51 इंच की ऊंचाई हो जाती है। श्री राम को बाल रूप में दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है?
कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो ये हो जाता है 16,000 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 16,000 करोड़ रुपए की रैपिड रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में कई हवाई अड्डों को निर्बाध रूप से जोड़ना है। ठीक है, ये फिगर आपको याद रखनी है, यहां से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा भीष्म क्या है? भीष्म क्या हो जाएगा जो सुर्खियों में रहा है? तो ये हो जाता है एक अस्पताल, इसको मोबाइल अस्पताल कहा जाएगा। और इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाते हैं? हाल ही में भीष्म यानी भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैट्री, इसको भीष्म कहा जाता है। और अयोध्या में स्थित एक अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल हो जाता है, जो प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री का एक हिस्सा भी माना जाता है। और ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के दौरान एक चिकित्सा आपातकाल की स्थिति में एक जीवन रक्षक के रूप में उभर कर सामने आया है। ठीक है, ये एक अस्पताल हो जाता है, इसकी फुल फॉर्म आपको देख लेनी है, ये हो जाती है। और अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान ये चिकित्सा की आपातकाल स्थिति में उभर कर आया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का वर्चुअल उद्घाटन हुआ है। और यह किस जनपद में स्थित हो जाता है? तो ये स्थित हो जाता है आपका कानपुर में। ठीक है, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का जो वर्चुअल उद्घाटन है ये हुआ है कानपुर में। और हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का वर्चुअल उद्घाटन किया है। सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इनसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये 2 महीने का करंट अफेयर हो जाता है, जनवरी और फरवरी का। 24 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस होता है, तो इस बार कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये हो जाता है 75वां स्थापना दिवस मनाया है उत्तर प्रदेश ने अपना। और बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। 24 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है। इस दिन को हिंदी में उत्तर प्रदेश दिवस या यूपी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यूपी दिवस कह सकते हैं और उत्तर प्रदेश दिवस भी इसको कह सकते हैं। तो 75वां हो जाता है, ये भी आपके लिए हो जाता है इम्पोर्टेंट। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का जो नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। कब किया गया था? ये किया गया था 24 जनवरी 1950 को। और उत्तर प्रदेश दिवस मनाने में जो इसकी पहल है, सबसे पहले कहाँ कब मनाया गया था? तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने इसकी शुरुआत की थी। और यह कार्यक्रम 2018 से प्रत्येक वर्ष तीनों दिन मनाया जाता है। 3 दिन तक मनाया जाता है ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस का। और चलिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं। और इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। और अगर आप आर की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।